स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी CSE 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 204 हासिल करने वाले अरिजीत महाजन जी। वेलकम सर टू स्टडी IQ और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई फॉर दिस एग्जेम्पलरी रिसर्च। सभी को बता दूं तो सर वाज ऑलरेडी सर्विंग, ही वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर IAAS एंड नाउ ही इज ऑल सेट टू बिकम IAS। तो जब ये सफर AA से AS की तरफ जा रहा है सर, हाउ इज द फीलिंग? Thank you so much firstly for having me here. Feeling तो बहुत अच्छी है. It has been a 3-4 year long journey. तो काफी relaxed और हल्की फील हो रहा है. तो अभी तक सिंक इन नहीं हुई है, धीरे धीरे हो रही है. सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं या फिर जब आप इंटरव्यू में भी जाते हैं, तो भी आपको इसका अगर जवाब पता है तो शायद तैयारी आसान हो जाती है। तो क्यों सिविल सर्विसेज आपके लिए? मुझे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था सिविल सर्विसेज के बारे में. Nobody from my family is from civil services, not even in government job. तो एक इंस्पिरेशन मुझे अपने सिटी से ही मिला, इंदौर से, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने बहुत ही अच्छा काम किया था इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लीनिंग द सिटी. जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने बहुत प्रोएक्टिव रोल किया था. तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द वर्क्स डन. तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में जाना, एक्सप्लोर किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जो डाइवर्स फील्ड है, ये जो पब्लिक सर्विस है और ऑल्सो द रिस्पेक्ट विच सिविल सर्विसेज हैज, तो उसकी तरफ जाने का मेरा मन हुआ और फिर मैंने उसके बाद डिसाइड किया. सर, जैसे आपने बताया कि आप इंदौर से आते हैं और डेफिनेटली इंदौर इज एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से इट्स द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया और वहां से आपने इंस्पिरेशन डिराइव किया. सभी को बता दूं तो सर इज पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली. और ये सवाल इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू हैव अ वेरी स्टेबल जॉब और स्टेबल करियर, तो ऐसे सपना होता है शायद कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, बट अगर थोड़ा सा भी स्टेबिलिटी आ जाती है तो सपना शायद थोड़ा सा कभी कभार ड्रिफ्ट हो जाता है. तो आपके केस में आपने फाइनल ईयर में डिसाइड किया, बट कभी थोड़ा सा लगा कि लेट्स ट्राई कॉर्पोरेट, देख लेते हैं? जी, जब 2 अटेम्प्ट हो गए थे तो लगा था कि हाँ, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा रिस्की है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए थी जॉब में. तो थोड़ा ट्राई किया था कि MBA की तरफ. मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो DU में है, वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए MBA भी ज्वाइन किया था. बट अल्टीमेट मोटिवेशन यही था कि UPSC में जाना ही है. तो आई डिड नॉट स्टॉप माई प्रिपरेशन. बस एक स्टेबिलिटी के लिए, एक बैकअप के लिए मैंने आफ्टर माई सेकेंड अटेम्प्ट आई हैड ज्वाइन द MBA प्रोग्राम इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. बिकॉज तैयारी करना इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें छोड़ के आ रहे हैं. यू आर गिविंग 2, 3, 4, 5 years of your very very peak period of your life and backup हमेशा सोच के रखते हैं. तो how good it is for people to take backup from the very starting? बैकअप 2 टाइप से हो सकता है. या तो स्टार्टिंग में ही आपके पास बैकअप आ जाता है, तो हो सकता है कि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए UPSC के लिए. तो दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो. तो जब मैं पास आउट हुआ तो मैंने जॉब इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा. बट एक टाइम के बाद जब हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होता है, हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि हाँ, मेरी जॉब लग जाएगी. तो मेरा मानना यही है कि जब आप 1-2 बार अटेम्प्ट दे दे, उसके बाद आपका जो मेंटल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है. तो अगर आप तब बैकअप के लिए सोचते हैं या एक बैकअप देख लेते हैं, तो इट इज़ मोर प्रेफरेबल कि आप उस स्टेज पे कर ले. इनिशियल बैकअप आई डोंट थिंक कि मतलब मेरे केस में मोटिवेशन कम हो जाता, तो इसीलिए मैंने इनिशियली जॉब नहीं ज्वाइन किया था. So sir, now ये तो आपकी जर्नी की बात हो गई. Now coming back to your preparation time, जब आपने फाइनल ईयर में डिसाइड किया when you were in your college कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. तो सबसे पहले कहते हैं बुक्स
रिसोर्सेज अपनी लिमिटेड रखो और अपनी स्ट्रैटेजी बना। तो उन सभी स्ट्रैटेजी को देखते हुए आपने अपनी कैसे स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे एग्जामिनेशन को समझा, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल के लिए? तो सिंस आई हैड नो आइडिया अबाउट यूपीएससी, तो मैंने पहले पास आउट होते से ही एक बार प्री दे दिया था टू नो कि वेयर आई स्टैंड। तो मुझे बस 32 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद मैंने जो टॉपर्स की वीडियोस होती है उनको कंसोलिडेट करके अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो बेसिकली 2018 में आई ट्राइड दैट मेरा जो ऑप्शनल है वो पहले कंप्लीट हो जाए। तो मैंने अपना ऑप्शनल बेस्ड ऑन रीडिंग ऑल द सिलेबस मैंने ज्योग्राफी चूज किया था बिकॉज इट हैड ओवरलैप्स। और जो भी मेरी कैपेबिलिटी थी एट दैट टाइम टू चूज द राइट ऑप्शन, मैंने ज्योग्राफी चूज किया था। उसके बाद प्रीलिम्स में मैंने देखा था कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी डाइवर्स होते हैं। जो और मैनी टाइम्स जैसे 2018 का पेपर था वो क्वाइट अनयूजुअल था ट्रेंड से। तो प्रीलिम्स में मोस्टली यही ट्राई करता था कि मैं अननोन क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। जैसे गेसिंग वर्क होता है, उस सब के लिए मैं ट्राई करता था। तो इसके लिए मैंने पूरी टेस्ट सीरीज की थी और विदाउट प्रॉपर रिवीजन में टेस्ट देने का ट्राई करता था कि जो भी क्वेश्चंस आए वो मेरे लिए मोस्टली अननोन हो और मैं लिमिटेड नॉलेज के साथ विदाउट एनी रिवीजन के साथ मैं आंसर तक पहुंच पाऊँ। ये मेरा प्रीलिम्स का रहता था और तीनों अटेम्प्ट में मैंने यही अप्रोच रखी है। मेंस में मैंने अपनी अप्रोच थोड़ी थोड़ी बदली है। पहले अटेम्प्ट में आई डिड नॉट हैड एनी कंटेंट, तो बस स्ट्रक्चरिंग के भरोसे मैं गया था और इंटरव्यू तक पहुंचा था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट पे फोकस किया था। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मैं प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहा था जो वो पूछ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट मैं वो सब लिखता था कि जो मैंने पढ़ा हुआ है या जो इसका मेरे पास फिगर्स है, नंबर्स है। फिर थर्ड में मैंने ड्रास्टिक चेंज किया था मेंस में कि स्ट्रक्चरिंग पे बहुत फोकस किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत किए थे और जो सिलेबस था वो जहाँ जहाँ भी मेरे सिलेबस में बच गया था कवर करना, तो वो सब मैंने किया था। क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू और विथ रिस्पेक्ट टू प्री। तो इंटरव्यू, पीवाईक्यूज एंड स्ट्रक्चरिंग और टॉपर्स की कॉपीज देखना, ये मैंने मेंस में इस बार अप्लाई किया था। तो काफी अराउंड 70 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है मेरे मेंस पर। तो यही है सर, आपने प्रीलिम्स और मेंस की जो एक स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी उसके बारे में एक ओवरव्यू दे दिया। मैं थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगी और शुरुआत प्रीलिम्स से करना चाहूंगी। प्रीलिम्स थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है हर साल। स्ट्रैटेजी एक है लेकिन वेरीड क्वेश्चंस, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम इसकी बात करें, जिस तरीके से आई वुडंट से पैटर्न चेंज हो रहा है बट इट्स बिकमिंग अ लिटिल मोर ट्रिकी, तो किस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करें? सो प्री में मैं टेस्ट सीरीज उठाता था कोई भी और ट्राई करता था कि अराउंड 40 टेस्ट में दे पाऊँ। तो इसके लिए मैंने एक स्प्रेडशीट बना रखी थी जिसमें मैं 3 राउंड्स में क्वेश्चंस करता था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस करता था। सेकंड राउंड में जिसमें 2 ऑप्शन कट जाते हैं वो करता था। और थर्ड राउंड में जो हिंज के बेसिस पे करता था। तो इस एनालिसिस से मैं वो गेस कर पाया था कि कौन से एरियाज मेरे स्ट्रांग है। जैसे इकोनॉमिक्स में आई वाज एबल टू गेस, हिस्ट्री में मैं गेस नहीं कर पाता था। तो मुझे पता थे अपने एरियाज कि मुझे कहाँ पे रिस्क लेनी है, कहाँ पे रिस्क नहीं लेनी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं बिना रिवाइज करे टेस्ट देने का ट्राई करता था ताकि प्री में अननोन क्वेश्चंस भी आए तो मैं उनसे डरूं नहीं। क्योंकि काफी लोग जो होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं प्री में। जैसे लास्ट टाइम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए थे जो कि ट्रेंड नहीं था। फिर इस बार भी प्री में शायद ऑप्शंस चेंज किए थे कि ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट। तो काफी लोग इस सब को देख के पैनिक हो जाते हैं। So if you are habitual of seeing unknown questions, if you are habitual of having, if you are habitual of dealing with unknown questions, तो तुमको डर नहीं लगता प्री में। तो मोस्टली यही मेरी स्ट्रेटेजी थी प्रीलिम्स को लेके। जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए बताया, और एक बहुत ही शायद एक ट्रिकी इसको मानूंगी कि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तो आप थोड़ा सा अननोन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहें। और उसके लिए जरूरी नहीं है आप हर टेस्ट सीरीज एकदम रिवीजन के साथ दें, बिकॉज ये एक जो पॉइंट आपने बताया है कि यू मस्ट बी हैबिचुएटेड विद अननोन क्वेश्चंस। प्रीलिम्स की ही बात करूंगी।
न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय, बहुत ही बल्कि विषय एस्पिरेंट्स के सामने होता है। तो किस तरीके से उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी काफ़ी घंटे वेस्ट कर चुका हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग में, जो कि रेलेवेंट नहीं होता है। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अ, जो हमारा सिलेबस है मेंस का, वो हमारा बाइबल होना चाहिए। तो आप अगर रोज डेली बेसिस पे सिलेबस को रिवाइज करते हैं तो आप इंटरलिंक कर पाएंगे कि कौन सी चीजें सिलेबस के किस टॉपिक से रिलेट कर पाती है। प्लस अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से किस एरियाज से क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आप इन सब से पहले से ही इन सब की पहली प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कौन से एरियाज ऑफ द न्यूज़पेपर कवर करने हैं। सेकेंडली, काफ़ी सारे कोचिंग्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे न्यूज़ की वीडियोस डालते हैं या फिर आर्टिकल्स डालते हैं। तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आप अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को उससे सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये करता था। तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। बट प्री और मेंस के लिए आई थिंक सेम ही टाइप की न्यूज़पेपर रीडिंग में रखता था। इंटरव्यू के लिए थोड़ी चेंज करता था, बट प्री एंड मेंस के लिए मैं सिमिलर टाइप से ही पढ़ता था। न्यूज़पेपर से क्या नोट्स भी बनाते थे? और अभी आपने एक पॉइंट आउट किया कि प्री और मेंस के लिए एक जैसे था और इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा वेरिएशन था। तो मैं चाहती हूँ आप इन दोनों ही पॉइंट्स को एड्रेस करें। इंटरव्यू के न्यूज़पेपर के नोट्स तो मैं नहीं बनाता था, बट मेरे ऑनलाइन नोट्स थे जो कि सिलेबस वाइज थे। तो अगर मुझे कहीं डायरेक्ट लिंक मिलती थी किसी टॉपिक की कि ये सिलेबस के इस टॉपिक से रिलेट करता है, तो मैं अपने ऑनलाइन नोट्स में वो ऐड ऑन कर देता था। बट डेली बेसिस पे हर चीज़ का नोट्स इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सेकेंडली, जो इंटरव्यू है उसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से पढ़ता था। जैसे जो कॉमन न्यूज़पेपर होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, तो मैं ये दोनों पेपर इंटरव्यू के लिए ज़्यादा फोकस करता था इंस्टेड ऑफ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। सो आई थिंक दिस चेंज आई यूज्ड टू डू फॉर द इंटरव्यू। सर मैं थोड़ा सा और मैं चाहती हूँ आप उसको इलेबोरेट करें कि आप नोट्स किस तरीके से बनाते थे। आपने भी पॉइंट आउट किया कि अलग अलग टॉपिक्स के आपके ऑनलाइन नोट्स थे और फिर उसमें ही आप सप्लीमेंट करते। तो आई थिंक दिस विल बी लिटिल न्यू फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। ओके, सो मैंने बेसिकली जो सिलेबस के टॉपिक्स थे उन सबको डिजिटाइज कर दिया था और हर टॉपिक पे मैं फिर नोट्स बना लिया था, जो भी गूगल करके या किसी सोर्स से। ये सारे नोट्स मैंने अपने रेडी रखे थे और फिर मैं जैसे जैसे न्यूज़ पढ़ता था या कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ता था या वीडियोस देखता था, तो अगर वो उस टॉपिक से रिलेट कर पाते थे तो मैं फिर उसको उसमें इंक्लूड करते रहता था। तो जब मैं 3 साल से ये प्रोसेस करता था तो मेरे जो सिलेबस के टॉपिक्स थे वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव हो गए थे उसमें। और एक करंट अफेयर्स का जो फैक्टर होता है कि नोट्स हमारे अपडेटेड नहीं होते हैं, तो वो भी अपडेट होते जा रहे थे। तो इस टाइप से मैंने ऑनलाइन नोट्स रखे थे, डिजिटल नोट्स रखे थे। तो जब भी मैं आते जाते पढ़ता रहता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था। और 3 साल बाद मैं काफ़ी जो टॉपिक्स है उनको सिलेबस से रिलेट कर पा रहा था इजीली, तो फिर मैं वो ऐड ऑन करते जाता था। तो मेरे नोट्स अपने आप अपडेट होते जाते थे। So it was the current affairs updation or the notes making was not day wise, but it was topic wise interlinking with the current Yes. happenings. I think it's going to it's a very big takeaway for all the aspirants क्योंकि एक थोड़ा सा unusual तरीका है. People just are bothered कि किस तरीके से वो हर दिन का notes बनाए. But this is an important takeaway. आगे चलते हूँ और बात करते हूँ मेंस की। आपने बताया कि इंक्रीमेंट हुआ था 70 मार्क्स का, तो वो स्ट्रक्चर पे आपने ध्यान दिया था और कंटेंट। सो इन दोनों में किस तरीके से बैलेंस लाए और 3 साल की जो लर्निंग है उसको किस तरीके से फोर्थ अटेम्प्ट में आपने रिफ्लेक्ट किया? जो हमारा मेंस है तो उसमें मैंने अपने नोट्स में ही देखा था कि कई सारे जो सिलेबस के पॉइंट्स थे वो मिसिंग थे। तो फर्स्टली मैंने ये किया था कि जो भी मिसिंग टॉपिक्स है सिलेबस के, इंक्लूडिंग दी ऑप्शनल, मैं उनको सारों पे थोड़ा थोड़ा कंटेंट अपना पढ़ लूँ और उनको कवर कर लूँ। सेकेंडली, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनमें बस उनको एक बार पढ़ा था या सोचा था,
बट कॉम्प्रहेंसिवली उनको एकदम एनालाइज नहीं किया था। तो जो सारे PYQs थे, स्पेशली पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4, तो मैंने ये भी ट्राई किया था कि अपने जो डिजिटल नोट्स हैं उनमें ये भी ऐड कर दूं, जो भी PYQs से मैं कंटेंट कर रहा हूँ। थर्डली, मैं बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था। तो जैसे कोई भी टॉपिक हो गया और मैं फ्री टाइम में बैठा हूँ, तो मैं उस टॉपिक को लेके उसका प्रोस कॉन्स चैलेंजेस, तो ये मैं बैठ के 3 महीने तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करता रहता था, ताकि जो मेरा ब्रेन है वो काफी एक्टिव रहे, जैसे क्वेश्चन आए वो सोचने लगे। तो ये मैं प्रैक्टिस करता था। फोर्थली, जो टॉपर्स की कॉपीज होती है, जो टेस्ट कॉपीज होती है, तो मैंने उनको काफी डीपली एनालाइज किया कि वो लोग कैसे लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है उसी को कैसे एड्रेस करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो जो स्ट्रक्चरिंग का पार्ट था, मैंने टॉपर्स की कॉपीज से सीखा, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, कि जो क्वेश्चन है उसके हर पार्ट को वो कैसे एड्रेस करते हैं। जैसे राधिका गुप्ता मैम की कॉपी थी पेपर 2 की, तो पेपर 2 में काफी कोट्स वाले क्वेश्चन आते थे। तो उन कोट्स को वो जो पॉलिटी के कोर्स है उनको वो हर पार्ट को एड्रेस करती थी। तो मैंने भी वो इम्प्लीमेंट किया और काफी अच्छा स्कोर आया इस बार मेरा 113 अराउंड। सो ये सारी चीजें की थी मैंने इस साल। आपने अभी जैसे मेंशन किया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ब्रेन की भी एक प्रैक्टिस साइकिल बनी रहे, ताकि एग्जामिनेशन में जो आपकी नॉलेज है जो अक्वायर की है पूरे समय में वो रिफ्लेक्ट कर सके। जब एग्जामिनेशन होता है, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन की डिमांड को किस तरीके से समझते हुए यू इंटरलिंक वेरियस टॉपिक्स एंड गिव अ ब्यूटिफुल आंसर एज पर द एक्सपेक्टेशन जो रिक्वायरमेंट। सो जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के, हमें उनमें कीवर्ड ढूंढना बहुत जरूरी है। वी नीड टू फाइंड द कीवर्ड व्हाट दे आर आस्किंग। सो जैसे कीवर्ड्स होते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन, डिस्कस। सो डिस्कस होता है तो उसमें हमको बोथ दी साइड्स लिखनी होती है। क्रिटिकली एनालाइज में हमें जो नेगेटिव पोर्शन है वो ज्यादा लिखना होता है। तो ये सब कीवर्ड्स जो होते हैं उनको हमें जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उनका हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन का मेन पोर्शन होता है उसमें भी कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम कई बार मिस कर देते हैं। तो रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, एंड जो क्वेश्चन होते हैं उनके इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि 3-4 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं कई सारे, तो हम सारे पार्ट्स को एड्रेस नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मार्किंग स्कीम है वो हर पोर्शन के लिए होती है यूपीएससी में। इफ यू आर एड्रेसिंग सारे पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। कई बार हम होता है कि हम क्वेश्चन का क्रक्स निकाल के एक बेसिक सा आंसर लिख देते हैं, एक पूरे स्टेटमेंट का क्रक्स निकाल के, rather than individually addressing all the portions। तो हमें individually address करना होगा। Instead of writing 10 points on the crux, write 3 points on every part of the question। तो उससे आपके पास कंटेंट भी इजीली अवेलेबल होगा और उससे आपका क्वेश्चन आंसर बहुत कॉम्प्रहेंसिव होगा। ये तो हमने बात प्रीलिम्स और मेंस की कर ली। मैं पर्सनालिटी टेस्ट पे आना चाहूंगी। यू हैव एक्सपीरियंस, 3 पर्सनालिटी टेस्ट आपने दिए हैं। सबके एक्सपीरियंस थोड़ा सा जानना चाहूंगी, अलग था एक दूसरे से। एंड अगर मैं 2021 पर्सनालिटी टेस्ट की बात करूं तो व्हाट वर योर टेकअवेज, ऐसी चीज जो आप हमेशा याद रखेंगी, समथिंग यू फेल्ट कि शायद ये हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था। Okay, so in the context of personality test, my experience is little bit mixed. So in the first interview, I got 162, then 179, and this year I got 165. So mostly तो हमें डेफ ही कवर करना होता है, क्योंकि most of the questions are from डेफ। Sometimes हमारा इंटरव्यू इधर उधर जा सकता है, so but हमारी तरफ से हम सिर्फ डेफ ही कवर कर सकते हैं और करंट अफेयर्स कर सकते हैं। सो मोस्टली जो डेफ बेस्ड इंटरव्यू होते हैं तो उसमें थोड़ा मैं कंफर्टेबल होता हूँ, तो उसमें मेरे मार्क्स ठीक आते हैं। बट दिस टाइम इट वाज डेफ पे नहीं गया था मेरा इंटरव्यू, एंड ऑल्सो आई वाज इन द सर्विस, तो दे एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम द पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू द सर्विस। सो इस बार थोड़ा ठीक नहीं गया था मेरा इंटरव्यू, बट हाँ एवरेज स्कोर ही मिला है इस बार। तो किस तरीके से स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी?
सो स्टडी आईक्यूज की वीडियोस मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। तो कई बार मैं पेपर देख के बोर हो जाता था, पेपर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था, तो स्टडी आईक्यूज की वीडियो मैंने काफी फॉलो की है, स्पेशली इंटरव्यू के टाइम जब, या आफ्टर आई गॉट इनटू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, तो इतना टाइम नहीं रहता था पढ़ने का। तो जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन होता था, तो वो मैं स्टडी आईक्यू से पढ़ लेता था। तो उस सेंस में स्टडी आईक्यू ने काफी हेल्प किया है। और आई थिंक अब तो स्टडी आईक्यूज की काफी एनिमेटेड वीडियोस भी आ रही है, तो काफी इंटरेस्टिंग पढ़ाई को कर रहा है स्टडी आईक्यू, सो आई आई स्टिल वॉच देम। सर सेशन के एंड में है कुछ फाइनल टिप्स सजेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए? एस्पिरेंट्स के लिए यही कहना चाहूंगा कि यूपीएससी एक छोटी जर्नी नहीं है। मोस्ट ऑफ अस कम इनटू दी प्रिपरेशन की एक बार में करेंगे, एक एक अटेम्प्ट में करेंगे, बट ये मैराथन है। अगर आपको कंसिस्टेंट होना ही होगा इस एग्जाम में, अगर आप इसमें कूद रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और मेरा तो यही मानना है कि आप लगे रहे। कई बार किस्मत होती है, कई बार हार्डवर्क होता है, बट जब आप लगे होते हैं तो सब चीज़ों के मेल से आप कभी ना कभी निकल ही जाओगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, जो नए हैं, जो पुराने हैं, मैं यही कहूँगा कि आप लोग लगे रहे। आपका जो मोटिवेशन फैक्टर है उसको हमेशा बनाए रखे, और फाइंड करने का ट्राई कीजिए कि कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो तीनों अटेम्प्ट में मुझे ऐसे ही लगता था कि मैंने अपना फुल नहीं दिया है, तो उससे मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे है। तो उससे मुझे काफी मोटिवेशन होता था कि हाँ, अगली बार और मार्क्स बढ़ जाएंगे, मीन्स में और मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आप मोटिवेटेड रहे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। Thank you so much, sir, for joining us in this interview session. I think आज का session is going to be give a new reflection to everybody preparing for the examinations. एक नया नजरिया देगा. And thank you very much. The entire team wishes you good health, good luck. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।